Okay, today we'll start with भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें हमारा पैटर्न बेसिकली ऐसे रहेगा कि हम प्रीवियस जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको इन कंपैरिजन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके। तो हम पहले कुछ बेसिक उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या था, जस्ट बेसिक। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था हमारा 2023 में आ गया था, बट ये जो है लागू हमारा 1 जुलाई 2024 से हुआ था। 2023 में, जैसे कि आपको पहले के लेक्चर से बताया हुआ था, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। दिस मीन्स कि 2023 में बहुत सारे और भी एक्ट्स लागू हुए हैं, और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एक्ट नंबर 47 है ऑफ 2023। 25 दिसंबर 2023 में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका था और इसे 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो था एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है। 1872 में आपको पता होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आया था। इसे लागू किया गया था 15 मार्च 1872 को, और ये हमारा स्टार्ट हो गया था फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब इसमें आप प्रियम्बल में भी डिफरेंस देख सकते हैं। प्रियम्बल में भी कुछ खास डिफरेंस है। आपका जो अब एक्ट है इसमें लिखा है एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। उसी तरफ आप दूसरी तरफ देख सकते हो, इसमें भी लिखा है वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट। दोनों में ही वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, यानी ये जो बुक है, अगर हम एविडेंस की बात करें, साक्ष्य की बात करें, ये सफिशिएंट है। इसके लिए आपको किसी और बुक में रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह का एविडेंस कैसे लेना है वो इन बुक में अवेलेबल है। अब जो वर्ड है डिफाइन एंड अमेंड, वो अब इस बुक में नहीं है, अब इस बेयर एक्ट में नहीं है। amend the laws of evidence, it is hereby enacted as follows। so basically इसमें अगर आप देखेंगे तो जो की पॉइंट है सिर्फ कंसोलिडेट वर्ड है, एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। एक फेयर ट्रायल के लिए जो भी प्रिंसिपल लगते हैं वो सब इसमें एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी नेचुरल जस्टिस हो गया, रीजनेबलनेस हो गया, ये सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, यहाँ से हमारा बेयर एक्ट स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो हमारा एविडेंस एक्ट था 1872, उसमें 11 चैप्टर्स थे। अब चैप्टर्स भी बढ़ गए हैं, 12 हो चुके हैं, और आपके सेक्शंस भी बढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका पार्ट 1 है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसमें भी चैप्टर 1 पार्ट 1 प्रिलिमिनरी ही है, बट आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसमें जो ये एप्लीकेशन वर्ड है वो पहले एविडेंस एक्ट में एक्सटेंट वर्ड था, उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये एक मेजर चेंज है इसमें, जो आप देख सकते हो एप्लीकेशन और एक्सटेंट में। इसका रीजन ये है कि इसमें पहले हमारा था कि ये कहाँ कहाँ एक्सटेंट होता है, ये कहाँ कहाँ लागू होता है, ये स्पेशली मेंशन था। बट अब इसमें फर्स्ट सेक्शन में ये एज सच स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये कहाँ का मेंशन होगा, बट ये ऑब्वियस है ये इंडिया में मेंशन होगा। इसमें ये जरूर मेंशन है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें जैसा आप देख सकते हैं, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, और ये जो पार्ट था इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से ऑलरेडी अपील रिपील हो चुका था, अमेंड हो चुका था। ये वाला पार्ट इसमें अब नहीं है, इसलिए वर्ड एक्सटेंट इसमें हटा दिया गया है। एप्लीकेशन लिखा गया है क्योंकि ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होगा या कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें चलते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहाँ पे कहीं कहीं पे जहाँ पे पहले एक्ट वर्ड यूज हुआ था वो अब यहाँ पे अधिनियम की तरह यूज किया गया है, अधिनियम। अब इसमें है कि कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लगेंगे, इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। इसमें जो कोर्ट मार्शल को अलग तरीके से डिफाइन किए गए थे, अलग तरीके से एक्सटेंड किया था, वो चीज अब इसमें हटा दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो, अदर देन कोर्ट मार्शल एक्ट कन्वेंड अंडर द आर्मी एक्ट,
देन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, देन इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स एक्ट। ये जो अलग तरीके से अलग अलग करके आपको स्पेसिफिकली मेंशन था, वो चीज अब इसमें हटा दिया गया है, सिर्फ इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल रखा गया है। देन अगेन यहाँ से सेम है, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये सेम चीज हमारे पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था। उसका रीजन ये है कि एफिडेविट को प्रूफ नहीं माना गया है। एक तरीके से ओथ है, आप बोल रहे हो कि ठीक है मैंने जो भी बताया वो सच बताया है, बट अगर ये गलत रहा तो आप उसके लिए पनिश किए जा सकते हैं। इसे सोल प्रूफ नहीं माना गया है, और कोई भी एविडेंस आर्बिट्रेटर के आगे भी एप्लीकेबल नहीं है। वो नेचुरल जस्टिस में इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। यही सेम चीज हमारा पुराने एक्ट में भी था। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड चेंजेस हुए हैं। जो सेक्शंस थे जिसमें बाद में जोड़ दिए गए थे, एक आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से उसको एक अलग सेक्शन का नाम दे दिया गया है। जितने भी थे जैसे 65 ए बी था आपका, उन सबको अलग अलग सेक्शंस दे दिए गए हैं। इस वजह से थोड़े से सेक्शंस बढ़ गए हैं, बट ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ 95% आपका सेम ही है, बिल्कुल सेम है। कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो ऑफिशियल गजट में हमारे अपॉइंट कर दिया गया कि 1 जुलाई से ये लागू होगा। तो 1 जुलाई से हमारे तीनों ही नए लॉज अप्लाई हो चुके हैं। अब हमारे पास जो भी हम जिसमें भी किसी को भी एक्यूज्ड को चार्ज करेंगे या एविडेंस लेंगे, वो नए एक्ट के हिसाब से ही लेंगे। सेकेंड जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में था वो पहले भी रिपील हो चुका था, तो अब इसको स्पेशली हटा दिया गया है। अब सेकेंड सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 में ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे डेफिनेशन क्लॉज आ चुके हैं, जो पहले 3 में थे। जो पहले 3 में थे अब इसमें आ गए हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।